हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 4 के टॉपिक फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। परिवार क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी विशेषताएं तथा इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। जो परिवार है यह हमारे समाज की एक इकाई है जिसी से मिलकर के एक समाज बनता है। मुख्यतः परिवार के अंतर्गत पति पत्नी उनके बच्चों का समूह आता है, लेकिन हमारा वर्ल्ड इतना बड़ा है जिसमें अलग अलग प्रकार के कई सारे देश हैं जहाँ पर परिवार को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है और परिवार का स्वरूप भी अलग अलग प्रकार का होता है। कई जगहों पर जो रक्त संबंधी होते हैं उन्हें परिवार का स्वरूप कहा जाता है। कई बार किसी के अंदर गोद लेने वाले जो लोग होते हैं उसे भी परिवार का व्यक्ति माना जाता है। तो ये परिवार का अलग अलग प्रकार का स्वरूप होता है। हम बात करेंगे परिवार के अर्थ के बारे में। परिवार सामाजिक संगठन का आधार है। यह लिंग समूह के आधार पर इतना छोटा और स्थायी समूह है जो बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण करता है। यद्यपि सभी समाजों में परिवार लिंग संबंधों की स्वीकृति एवं सामान्यता, संतानोत्पत्ति और उनके लालन पालन की प्रक्रियाओं पर आधारित है, फिर भी इसके स्वरूप में कई भिन्नता होती है। अर्थात कार्य सभी का समान है किंतु रूप सभी परिवार के अलग अलग होते हैं। मानव समाज में परिवार एक बुनियादी और सार्वभौमिक इकाई है। यह सामाजिक जीवन की निरंतरता, एकता एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक कार्य करता है। अधिकांश पारिवारिक समाज में परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों एवं संगठनों की इकाई रहा हुआ है। आधुनिक समाज में परिवार प्राथमिक रूप से संतानोत्पत्ति, समाजीकरण, भावनात्मक संतोष की व्यवस्था से संबंधित कार्य करता है। मोटे मोटे रूप में अगर हम परिवार के स्वरूप के बारे में बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। अब हम बात करेंगे भारत में परिवार के कितने प्रकार हैं। परिवार के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं जो किसी भी स्थान की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप एवं परिवार में स्त्री पुरुषों की सत्ता, निवास एवं वंश नाम के आदि के आधार पर भारतीय जनजातियों में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इसे अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, मूल परिवार या नाभिक परिवार या केंद्रिक या दाम्पत्य मूलक परिवार या एकांकी परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है विस्तृत परिवार। अगला है निवास के आधार पर, जिसमें निम्न प्रकार है पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार और द्विस्थानीय परिवार। अगला है अधिकार के आधार पर, यह पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार होता है। उत्तराधिकार के आधार पर यदि बात की जाए तो पितृमार्गी परिवार, मातृमार्गी परिवार होते हैं। यदि वंश नाम के आधार पर बात की जाए तो पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवाही एवं द्विनामी परिवार होते हैं। विवाह के आधार पर यदि परिवार की बात की जाए तो एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुपतिक परिवार, बहुपत्निक परिवार, समूह विवाही परिवार, भातृ बहुपतिक वही परिवार और अभातृ बहुपतिक परिवार, ये सभी प्रकार होते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार, जिसमें पहला है केंद्रीय या मूलक या नाभिक या एकांकी परिवार। ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है जिसमें सिर्फ पुरुष, स्त्री और बच्चे, इन तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है। जो अन्य रिश्तेदार होते हैं जैसे दादा दादी, चाचा चाची, इन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चे अविवाहित होते हैं वही इस परिवार का सदस्य माने जाएंगे, अन्यथा विवाहित हो यदि संतान तो उसे भी इसमें काउंट नहीं किया जाता है। आधुनिक टाइम में या मॉडर्न टाइम में जो हमारी सोसाइटी, इसमें ये परिवार बहुत अधिक पाया जाता है या देखे जाते हैं। अगला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ घर में निवास करते हैं और उनकी जो संपत्ति होती है वह भी सामूहिक होती है। संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने अधिकारों और दायित्वों को निभाते हैं। इसमें जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, पत्नियाँ, उनके बच्चे, विधवा बहनें या बेटियां सभी होते हैं। अगला है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में रक्त संबंधी एवं अन्य संबंधी जो होते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। ये एक पक्षीय या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। इस
प्रकार के परिवार में संख्या बहुत अधिक होती है और कई बार इन ऐसे परिवारों में संबंधी और रिश्तेदारी का भी कई बार ढंग से ज्ञान नहीं हो पाता है। अगला है निवास के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण। निवास के आधार पर यदि बात की जाए तो पहला होता है पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के बाद जब पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहती है तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है और यह हमारे हिंदुओं, मुसलमानों, भील, खड़िया जनजातियों में पाया जाता है। अगला है मातृस्थानीय परिवार। विवाह के बाद यदि जब पति अपनी पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। यह भारत के मालाबार के नायर, खासी तथा गारो जनजातियों में देखने को मिलता है। अगला है नवस्थानीय परिवार। जब परिवार में पति पत्नी का विवाह हो जाता है तो न तो वो पति पक्ष के साथ रहेंगे न ही पत्नी पक्ष के साथ रहेंगे, वे अपना स्वयं का एक नया घर बनाते वहाँ रहते हैं तो उसे नवस्थानीय परिवार कहा जाता है। अगला है मातृ पितृस्थानीय परिवार। कई सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो ऐसा उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ ही रहे या वाइफ के पेरेंट्स के साथ ही रहे, वो जिनके साथ चाहे उनके साथ रह सकते हैं। ऐसे परिवार को मातृ पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। अगला है मामा स्थानीय परिवार। ऐसे परिवारों में नव विवाहित दंपति जो होते हैं वो अपने मामा के परिवार में जाकर के रहते हैं तो उसे मामा स्थानीय परिवार कहा जाता है। द्विस्थानीय परिवार। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म वाले परिवारों में रहते हैं, अर्थात जहाँ के वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप होते हैं वहीं पर रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परिवार जो होते हैं वो लक्षद्वीप और केरल में पाए जाते हैं। इस समय पर रात्रि में पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन दिन के समय वे अपने अपने जन्म के परिवार के साथ ही रहते हैं। अगला है अधिकार के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण, जिसमें निम्न आते हैं पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार ऐसे परिवार जिनमें सत्ता एवं अधिकार पिता तथा पुरुष के हाथ में होते हैं, अर्थात मेल मेंबर के हाथ में होते हैं, वही परिवार का नियंत्रण करते हैं, वे पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं ऐसे परिवारों का जो अधिकार और सत्ता होती है वह स्त्रियों के हाथों में होती है और वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। अगला है उत्तराधिकार के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पितृमार्गी और मातृमार्गी। जो पितृमार्गी होते हैं ऐसे परिवार उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं कि उनके पितृपक्ष या फादर की साइड का कौन है उसके आधार पर उत्तराधिकार के नियम निश्चित किए जाएंगे। और जो मातृमार्गी होते हैं उसमें जो उत्तराधिकार के नियम है वो मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। अगला है वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण। इसमें भी 4 प्रकार के परिवार होते हैं, पितृवंशी, मातृवंशी, उभयवाही और द्विनामी परिवार। जो पितृवंशी परिवार होते हैं ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और पुत्र को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। जो मातृवंशी परिवार होते हैं उसमें वंश की जो परंपरा होती है वो संतान की माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। यह मुख्यतः जो मालाबार के नायर होते हैं उनमें देखी जाती है यह प्रथा। उभयवाही परिवार। कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर के सभी निकट के संबंधियों के समान रूप पर आधारित होती है। ठीक है, ऐसे समाज में पैतृक मातृक दोनों वंश नाम परंपराओं के साथ साथ चलते हैं, अर्थात दोनों को ये फॉलो करते हैं। अगला है द्विनामी परिवार। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक समय में अपनी दादी एवं नानी दोनों से संबंध रख सकता है या फिर इन दोनों संबंधी को छोड़ देता है। जैसे कौन से दादा तथा नाना को छोड़ देता है किंतु अपनी दादी और नानी से संबंध रखता है, वे द्विनामी परिवार कहलाते हैं। अगला परिवार का वर्गीकरण है विवाह के आधार पर। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। वैसे तो इसके और भी काफ़ी सारे प्रकार हैं। जिससे पहला है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार एक पुरुष तथा स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति तथा पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं वो रहते हैं। और एक विवाहित परिवार में पुरुष केवल एक बार में एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। यदि उनका तलाक हो जाए या स्पाउस में से किसी एक की डेथ हो जाए तो वे दूसरा विवाह कर सकते हैं या पुनः विवाह कर सकते हैं। बहुविवाह परिवार। ऐसे परिवारों में एक से अधिक लोगों से शादी करने की स्वीकृति होती है, जिसमें कई सारे परिवार आते हैं। जैसे बहुपत्नी परिवार। इसमें एक पुरुष एक समय में अधिक स्त्रियों से विवाह करने की
के लिए स्वीकृत होता है तो उसे बहुपत्निक विवाह कहा जाता है या बहुपत्निक परिवार कहा जाता है। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं वो नागा, बैगा तथा गौंड जनजातियों में पाए जाते हैं। बहुपति विवाही परिवार, जहाँ पर एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। इसके भी दो रूप होते हैं। जब एक परिवार के सभी भाई मिलकर के केवल एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो इसे भ्रातृ बहुपतिक परिवार कहा जाता है। और दूसरा होता है अभ्रातृ बहुपतिक परिवार, जिसके अंदर जो सभी पति होते हैं वो एक दूसरे के भाई नहीं होकर के करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वे सभी मिलकर के एक स्त्री से शादी करते हैं। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं वो जौनसार बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा और मालाबार के नायर लोगों और तिब्बत में पाए जाते हैं। समूह विवाही परिवार, जिसमें बहुत सारे भाई या बहुत सारे पुरुषों का समूह मिलकर के एक स्त्रियों के समूह से विवाह कर लेता है तथा इसमें प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री जिसके साथ चाहे वो रह सकते हैं तो इसे समूह विवाही परिवार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे परिवार की विशेषताओं के बारे में। परिवार एक सार्वभौमिक समूह होता है और यह हमारे समाज में किसी न किसी रूप में पाया ही जाता है, चाहे मॉडर्न हो चाहे पुराने समय की परिवार हो, लेकिन परिवार सभी समाज में पाया जाता है। परिवार एक व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण समूह होता है। जो परिवार की विशेषताएं हैं इसमें पहला है विवाह का संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह संबंधों के बाद ही अस्तित्व में आता है, अर्थात जब विवाह होता है तो उसी के बाद परिवार की नींव रखी जाती है। ये संबंध प्रायः समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, अतः सभी समाजों में विवाहिक संबंधी एक प्रमुख विशेषता होती है या प्रमुख कार्य होता है। विवाह का एक स्वरूप, प्रत्येक समाज में एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह आदि में से कोई न कोई स्वरूप अवश्य चलता है। अगला है वंश नाम। प्रत्येक परिवार में मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक वंश चलने की परंपरा होती है, अर्थात या तो माता के नाम पर परंपरा वंश चलेगा या पिता के नाम से चलेगा, लेकिन ये उनके नाम के साथ जरूर से लगता है। अतः प्रत्येक बच्चे को वंश नाम या उपनाम समाज के विशिष्ट नियमों के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। वंश नाम प्रायः मातृवंशीय या पितृवंशीय दोनों ही आधारों पर निश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक परिवार विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं से बना होता है, जैसे कि पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे, भाई बहन इत्यादि से। अर्थव्यवस्था, प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के भरण पोषण के हेतु कोई न कोई आर्थिक क्रिया जरूर करता है, अर्थात पैसा कमाता है। यदि वह आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी परिवार की या परिवार में कोई अर्न नहीं कर रहा होगा तो परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी सदस्य जो होते हैं परिवार के वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं तथा पैसा कमाते हैं ताकि परिवार का पालन पोषण किया जा सके। सामान्य निवास, परिवार के सदस्यों के लिए प्रायः एक सामान्य निवास स्थान होता है जहाँ पर वे रहते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर सभी सदस्य जो होते हैं वो संयुक्त रूप से रहते हैं, अर्थात सभी लोग एक ही घर के अंदर निवास करते हैं। अब हम बात करेंगे परिवार के कार्य के बारे में। एक सामाजिक समूह और एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में परिवार अपने विभिन्न कार्य करता है या अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जिसमें पहला है परिवार एक इकाई है जिसके माध्यम से संतानोत्पत्ति होती है, अर्थात वंश को आगे बढ़ाया जाता है। विवाह जो होता है ये अतिरिक्त यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाता है तथा एक ही परिवार स्थापित करता है, जिसमें बच्चों के जन्म के साथ साथ उसे उनकी परवरिश को भी अच्छे से किया जाता है। प्रजनन की प्रक्रिया में एक परिवार में संस्थागत, विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। परिवार जो होता है ये प्रजनन के कार्य को वैधता भी देता है या प्रदान करता है। परिवार मानव प्रजातियों के प्रसार एवं मानव जाति के स्थायीकरण में मदद करता है। यह एक व्यक्ति को पहचान या आइडेंटिटी प्रदान करता है कि यह व्यक्ति निम्न परिवार से संबंधित है। यह परिवार के माध्यम से ही कि प्रत्येक परिवार का नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलाया जाता है। बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण के लिए भी परिवार ही जिम्मेदार होता है, अर्थात उनकी जैसी परवरिश की गई है वो परिवार की ही जिम्मेदारी होती है। परिवार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। किसी भी व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो परिवार के भीतर ही होता है। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उसकी परिवार होती है, उसकी जो प्रथम शिक्षिका होती है वो उसकी माता होती है।
परिवार के निकट सदस्य एक बच्चे को जीवन के सभी बुनियादी नियमों तथा मानदंडों को सिखाते हैं, अर्थात उसे सोशलाइज करने का कार्य जो होता है वो परिवार का ही होता है, जैसे कि बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाना, उसे संस्कार देना इत्यादि। परिवार सांस्कृतिक प्रसारण का भी एक महत्वपूर्ण एजेंट है। संस्कृति एक परिवार से दूसरी पीढ़ी में परिवार के माध्यम से प्रसारित होती है, अर्थात जो हमारे परिवार की जो संस्कृति रीति रिवाज होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार के माध्यम से ही जाते हैं, अर्थात दादी नानी के नुस्खे सिखाए हुए या उनके सिखाए हुए रीति रिवाज हमारी माता के पास होते हैं और माँ से उनकी बहुओं और बेटियों में ये संचरित किए जाते हैं आगे। संस्कृति के सभी पहलुओं को पारिवारिक संरचना के भीतर रखा जाता है। परिवार के सदस्यों के लिए शक्ति, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक एक बड़ा स्रोत होता है। सभी सदस्यों को पता चलता है कि वे ज़रूरत के समय अपने परिवार पर निर्भर हो सकते हैं, अर्थात जो एक परिवार होता है वो अपने सदस्यों को शक्ति देता है, इमोशंस देता है और साइकोलॉजिकली उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जब हमें आवश्यकता होगी तब हमारा ही परिवार है जो हमारे लिए खड़ा होता है, हमारी मदद के लिए खड़ा रहता है। परिवार एक व्यक्ति को एक घर प्रदान करता है तथा सामाजिक संबंधों को स्थायी करने का कार्य भी करता है, अर्थात परिवार से ही हमें एक घर मिलता है जिसमें हम खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हैं और हमारे सामाजिक संबंध जो होते हैं वो भी यही बनते हैं, जैसे कि हमारे चाचा चाची, दादा दादी से संबंध होना, हमारे दूसरे और रिश्तेदारों से हमारे संबंध, ये सब परिवार ही हमें प्रदान करता है। परिवार श्रम विभाजन का आधार है, अर्थात परिवार के अंदर श्रम भी विभाजित किया जाता है, जैसे कि परिवार के जो पुरुष सदस्य होंगे वो बाहर कमाने के लिए जाएंगे, जो फीमेल्स होंगी वो घर का काम करेंगी, या फिर अगर वो वर्किंग है और नौकरी करना चाहती है तो वे भी कर पाएंगे। जो दादा दादी होते हैं इनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना या घर के छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाना, परिवार के बच्चों के अलग कार्य होते हैं। इस प्रकार से सभी व्यक्ति अपना श्रम विभाजन करते हैं परिवार के अंतर्गत और अपने कर्तव्य एवं अपने दायित्व को पूरा करते हैं। एक परिवार जो होता है वो अपने सदस्यों की, अपने घर के सदस्यों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है, अर्थात जो पिता है या माता है या जो दादा दादी है ये अपने बच्चों की, अपने पोते पोतियों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरी करता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जो परिवार के सदस्य होते थे सभी घर में ही खुद काम करते थे और अपना पालन पोषण करते थे, किंतु आजकल का समय ऐसा हो गया कि कमाने वाला एक होता है और खाने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए ये देखा जाता है कि जो लोग होते हैं या घर के जो मेन मेंबर होते हैं वो बाहर जा कर के पैसा कमा करके या मजदूरी करके काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करके अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार होता है, अर्थात परिवार से ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है और वही उनकी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो परिवार होता है यह एक मनोरंजन का कार्य भी करता है, अर्थात जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं वह किसी भी त्योहारों पर, कार्यों पर, पारिवारिक पुनर्मिलन, विवाह या किसी भी पारिवारिक समारोह में सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं। इससे एक दूसरे का मनोरंजन भी होता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अब कई बार जो परिवार के सदस्य होते हैं अगर ऐसा पारिवारिक समारोह ना हो तो वह सदस्य सभी छुट्टी पर आते हैं, एक साथ मिलते हैं, मूवी देखने जाना या फिर कोई नाइट आउटिंग के लिए जाना, भोजन करने के लिए बाहर जाना या पार्टीज, इन सब के लिए भी बाहर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो परिवार होता है ये मनोरंजन के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार हमने पढ़ा परिवार के बारे में, परिवार की विशेषताओं, उसके प्रकार तथा उनके कार्य के बारे में। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।